तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज T20 वर्ल्ड कप का दूसरा मैच इंडिया ने आसानी से जीता। नीदरलैंड के खिलाफ ये मैच था और कोहली एक बार फिर चमके, साथ में सूर्य कुमार यादव भी। तो दिलचस्प मैच था, हालांकि वन साइडेड मैच था। तो 2 मैच 4 पॉइंट, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है और बस आगे भी ऐसे ही चलता रहे। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। पिछले कई दिनों से बहुत सारे लोग मेल कर रहे थे। गुरमीत राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख, आपको याद होगा 5 साल पहले 2017 अगस्त का महीना, जब 2 मर्डर और अपने ही आश्रम की 2 साध्वी के साथ रेप का उनके ऊपर इल्ज़ाम था और उस मामले में अदालत में सुनवाई होनी थी। और जब सुनवाई हुई तो क्या मंजर था उस वक्त। न मालूम पंजाब हरियाणा के कितने इलाकों में राम रहीम के जो भक्त, उन्होंने बहुत सारी तोड़ फोड़ की, बसों में गाड़ियों में आग लगाई, बहुत सारे लोगों की जानें गईं। एक अजीब मंजर था। यहाँ तक के हालात ये थे कि उनको कोर्ट से जेल ले जाने के लिए राम रहीम को सड़क का रास्ता सुरक्षित नहीं था, चॉपर से ले जाया गया। ऐसा बहुत कम हिंदुस्तान में देखने को मिलता है, लेकिन हेलीकॉप्टर से राम रहीम को बाकायदा जो कोर्ट वहाँ से उड़ाकर और फिर जेल पहुँचाया गया। कोर्ट ने 2 अलग अलग मामलों में, 2 कत्ल का मामला है और 2 रेप का मामला है, इन दोनों ही मामलों में 20-20 साल की 2 उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उम्र कैद यहाँ ताउम्र नहीं था, इसलिए 20 साल लिख दिया। तो 20-20 साल, 2 अलग अलग। तो ये दोनों अगर 20-20 जोड़ लें तो करीब 40 साल हो गए। 40 साल तक जेल में रहना होगा गुरमीत राम रहीम को। लेकिन ये निचली अदालत का फैसला है। 2017 अगस्त में आया था, आपको याद होगा। आज 5 साल हो गए, 2022। राम रहीम ने इस फैसले के खिलाफ अदालत में, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, चैलेंज की, अपील की। उस पर अभी कोई फैसला नहीं आया, कब आएगा अभी नहीं मालूम। लेकिन अब राम रहीम जेल पहुंचा। जेल जाने के बाद अभी पेरोल पर वो बाहर आया इसी महीने। 40 दिन की पेरोल है। अब इस पेरोल के लेकर हर तरफ एक शोर भी मच रहा है और जो टाइमिंग है वो बड़ी ख़तरनाक है। इस वक्त हरियाणा में कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, बल्कि पंचायत चुनाव है, माफ़ कीजिएगा, और साथ ही एक आदमपुर सीट है विधान लोकसभा की, जहाँ पे उपचुनाव है, बाईपोल है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और इस इलाके में कहते हैं कि राम रहीम का अच्छा खासा जलवा है, उनके अनुयायियों, उनके भक्तों का। तो वैसे टाइम में जब चुनाव होना है, 40 दिन के लिए राम रहीम को जेल से बाहर निकालना, उसका क्या मतलब होता है। और इससे पहले इसी साल फरवरी में राम रहीम को 21 दिन के लिए एक बार और मिला था पेरोल। और इत्तेफाक की बात यह थी कि जब 21 दिन का मिला था उस वक्त पंजाब में चुनाव होने थे। तो राम रहीम का जो असर है वो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में, पंजाब में और हरियाणा में उनके भक्तों की काफ़ी बड़ी तादाद है। तो 2022 के फरवरी में जब पहली बार पेरोल मिला तो 21 दिन पंजाब में चुनाव था। अब 40 दिन मिला तो पंचायत चुनाव है और लोकसभा उपचुनाव है। तो क्या इन चुनावों का कोई रिश्ता है? जो करीब से जानते हैं इन इलाकों को और यहाँ की पॉलिटिक्स को, वो मानते हैं कि राम रहीम अगर अपने भक्तों को हुक्म दे तो फिर वो एक मुश्त वहीं वोट डालेंगे जहाँ पे राम रहीम कहेगा। तो इसलिए इस रिहाई को उस एंगल से देखा जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह कि इस देश में हज़ारों लाखों कैदी जेल के अंदर हैं। हज़ारों कैदी ऐसे हैं जिनको उम्र कैद की सज़ा हुई हुई है। हज़ारों ऐसे हैं जो 20-20, 15-15 सालों से जेल में हैं। हज़ारों ऐसे हैं जिनको 15-20 साल के बाद भी कभी पेरोल और फरलों पे बाहर आने का मौका नहीं मिला, उनका ऐसा नसीब नहीं। और एक राम रहीम जो इसी साल दूसरी बार बाहर निकल आए घूमने के लिए। और इससे पहले आप शायद यकीन ना करें, 2021 में राम रहीम को 3 बार पेरोल और फरलों पर बाहर आने का मौका मिला था। 3 बार 2021 में। ये तो अभी की बात थी। 2021 में जो 3 बार मौका मिला और अब 2022 में 2 बार, तो कुल 2 सालों में, इस 8 महीने में 2 बार और 2 सालों में 5 बार। लास्ट ईयर भी फरवरी में 7 फरवरी को 21 दिनों का फरलो मिला था पहली बार जब जेल से बाहर। उसके बाद 17 जून को, मतलब मार्च अप्रैल मई 4 महीने के बाद 17 जून को 30 दिन के लिए पेरोल।
फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगले 4 महीने के बाद 40 दिन का पेरोल 14 अक्टूबर को। तो अब इतनी जल्दी जल्दी 2 साल के अंदर 5 बार बाहर। आम कैदियों के साथ ये हमदर्दी या रहमदिली या दरिया दिली क्यों नहीं, सिर्फ राम रहीम के साथ ही क्यों? क्या कहता है पूरा कानून? बाहर आने की वजह क्या है? तो आज बहुत सारे लोगों से इस बारे में बात की थी। एक सुनील गुप्ता जी, आपको याद होगा, तिहाड़ के, वो जेलर भी रहे, PR भी रहे और अभी वकील हैं। तो हर तरह से इन चीज़ों को खंगाला कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है कि ऐसे लोगों को पेरोल या फरलो आसानी से मिल जाती। तो पहले तो पेरोल और फरलो को ही समझ लीजिए। पेरोल, एक कैदी जब पकड़ा जाता है, एक मुजरिम कोई भी जब वो जेल जाता है, तो जब तक मुकदमे का फैसला नहीं होता है तब तक उसकी रिहाई के लिए जो रास्ता होता है वो होता है बेल यानी ज़मानत। अब ज़मानत भी अलग अलग होते हैं, लेकिन रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी बेल, इंतरिम बेल। लेकिन जब तक एक मुकदमा चल रहा है, आपका फैसला नहीं हुआ है कि आप गुनहगार हैं या नहीं हैं, तब तक आप ज़मानत के हकदार हैं, आप ज़मानत के लिए अर्जी लगा सकते हैं। लेकिन जिस दिन अदालत का फैसला आ गया कि आप मुल्जिम नहीं बल्कि मुजरिम हैं, आपके ऊपर जुर्म साबित हो गया और आपको इतनी सज़ा दी जा रही है, उसी दिन से आपकी अब रिहाई के लिए ज़मानत का दरवाज़ा बंद। अब बाहर निकलने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक है पेरोल और एक है फरलो। तो इससे क्या समझ में आया? पहली चीज़ यही कि जो कन्विक्टेड नहीं है, जो अंडर ट्रायल है, जो विचाराधीन कैदी है, जिसके मुकदमे का फैसला होना बाकी है, वो ज़मानत लेकर बाहर आ सकता है। लेकिन एक बार ये तय हो गया कि ये इसने गुनाह किया और इसको सज़ा दी जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब राम रहीम को ले लेते हैं कि अदालत ने कहा कि तुम कातिल हो, तुमने 2 लोगों का कत्ल किया। अदालत ने कहा कि तुम रेपिस्ट हो, तुम लोगों ने 2 लोगों का रेप किया, तो तुम्हें 20-20 साल की सज़ा दी जा रही है 2017 में। अब जैसे ही ये सज़ा का ऐलान हुआ, राम रहीम अब ज़मानत के लिए बेल का हकदार नहीं रहा। अब उसे बेल नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि अब वो कन्विक्टेड हो गया है। तो अब उसके पास रास्ता है पेरोल और फरलो का। अब अपने देश में यहीं से खेल शुरू होता है। ये जो अदालतें फैसला सुनाती हैं, अदालतों में सारा चीज़ों का फैसला, बेल, खारिजी, वो सब कुछ होता है। जो पेरोल है या फरलो है, ये असल में स्टेट सब्जेक्ट है। मतलब ये हर राज्य का अपना एक अधिकार है कि वो इसके लिए अपने नियम कानून बताए। इसमें सेंटर कुछ नहीं करेगा, इसमें कोर्ट कुछ नहीं करेगी। तो अपने अपने हिसाब से हर स्टेट अपने अपने नियम बना रखे हैं उन्होंने, पेरोल के लिए और फरलो के लिए। कहते हैं कि अगर बाबा राम रहीम, बाबा हटा दीजिए, अब राम रहीम दिल्ली की किसी जेल में होता तो इस वक्त वो ना पेरोल पे बाहर आता ना फरलो पे बाहर आता, उसे मिल ही नहीं सकता था। क्योंकि दिल्ली की जो जेल मैनुअल है वो बिल्कुल हरियाणा से अलग है, हरियाणा का बिल्कुल अलग है। अब क्यों दिल्ली में होता तो क्यों नहीं मिलता? उसकी वजह है, दिल्ली में यह है, एक कानून है कि एक कैदी जिसको सज़ा सुनाई गई, अब वो कन्विक्टेड हो गया, सज़ा याफ्ता हो गया। अब कोई भी जो कन्विक्टेड होगा वो उस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील करेगा ऊपरी अदालत में। सज़ा कहाँ से मिलती है? निचली अदालत से। अदालत 3 है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो अब लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया, कन्विक्टेड, मान लीजिए राम रहीम को हम दिल्ली ले आते हैं, यहीं मुकदमा हुआ है। अब जैसे ही वो कन्विक्टेड है, जेल पहुँचा, अब वो इस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील करेगा, क्योंकि उसको 20 साल की सज़ा दी गई है, तो अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील तो करेगा। अब वो जाएगा हाई कोर्ट। जैसे ही उसने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी, उसी दिन से वो पेरोल या फरलो का हकदार नहीं रहेगा दिल्ली में। क्यों? क्योंकि जिस सज़ा के ख़िलाफ़ उसने अपील दायर की है वो अपील अभी पेंडिंग है, अभी हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया नहीं है। उस फैसले को सुनाने के बाद ही वो पेरोल या फरलो ले सकता है, उससे पहले नहीं। क्योंकि जब तक अपील पे फैसला नहीं आ जाएगा, ये मान कर चला जाएगा कि ये मुजरिम है, इसने 2 रेप किए हैं, इसने 2 मर्डर किया और इसको 20 साल की जो सज़ा दी गई है वो सही है। तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि चाहे निचली अदालत के कन्विक्शन के बावजूद अगर वो अपील न करे तब तो ठीक है, उसने मान लिया कि हाँ मैं गुनहगार हूँ, तो फिर अपील न करने की सूरत में वो उसी पल से वो इंटाइटल हो जाएगा। लेकिन अगर उसने चैलेंज कर दिया उस फैसले को और अपील पेंडिंग है, तो फिर दिल्ली में उसको पेरोल या फरलो पर बाहर नहीं कर सकते, आप निकाल ही नहीं सकते।
जब तक कि उस हाई कोर्ट के अपील का फैसला नहीं आ जाए। हाई कोर्ट ने अगर फिर हाँ अपना फैसला सुना दिया और कहा कि निचली अदालत का फैसला ठीक है, तुमको 20-20 साल की सज़ा बरकरार रखी जाती है, उसके बाद वो पेरोल और फरलो का हकदार हो जाता है। फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में करे ना करे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट में जैसी ऊपरी एक अदालत ने फैसला सुना दिया, वो उसकी जो एप्लीकेशन है वो उस पर सुनवाई हो गई, फैसला आ गया, तो वो एलिजिबल हो गया फरलो और पेरोल के लिए। अब हरियाणा में खेल क्या हुआ? अगर दिल्ली में राम रहीम होता तो बाहर नहीं आता, हरियाणा में क्यों बाहर आ गया? मैंने कहा कि जैसे ये सारी चीज़ें स्टेट सब्जेक्ट स्टेट खुद बनाती है। हरियाणा में रूल ये है, नियम ये है, 1988 के से उन्होंने जो बना रखा है वो ये है, बीच में कुछ संशोधन भी किए कि अब फिर से वापस राम रहीम को हरियाणा ही लिए चलते हैं और वहीं का मामला भी है। तो हरियाणा का नियम ये है कि एक शख्स जिसको सज़ा सुनाई गई, मान लीजिए इसी राम रहीम का एग्जाम्पल फिर उठाते हैं, तो राम रहीम को सज़ा सुना दी गई 20-20 साल की, राम रहीम जेल पहुंच गया। अब राम रहीम ने उसके बाद पेरोल के लिए अप्लाई किया, 5 बार तो वो बाहर ही आ चुका है। तो वहाँ क्यों मिला? इसलिए कि वहाँ पे ये नियम नहीं है कि आपने निचली अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ ऊपरी अदालत में अपील की है और वो अभी एप्लीकेशन या अभी वो मामला पेंडिंग है, इसलिए आपको पेरोल नहीं दिया जा सकता। ये है ही नहीं। वहाँ पे ये है कि एक निचली अदालत ने फैसला सुना दिया, उसके बाद आप अपील करो ना करो, करने की भी सूरत में आप पेरोल के हकदार हो, न करने की भी सूरत में पेरोल के हकदार हो, तो इसलिए आपको पेरोल मिलेगा। तो दिल्ली का जो कानून था कि अगर अपील आपने की और वो अभी तक पेंडिंग है तो आपको पेरोल नहीं मिलेगा। हरियाणा में है कि आप अपील करो ना करो, आप पेंडिंग के आप पेरोल के हकदार होंगे। तो यही वो नियम और शर्तें थी जिसकी वजह से राम रहीम बाहर आ गए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये पेरोल और फरलो ये सारी चीज़ें अदालतें तय करती हैं, छोड़ती हैं। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है तो राज्य सरकार करती है। अब देखिए इसमें कौन कौन लोग होते हैं। राम रहीम को जो ये 2 साल में 5 बार ये रहमदिली दिखाई गई, दरिया दिली कि आप बाहर जाओ पेरोल पर, इसका फैसला कौन लोग करते हैं जब अदालत नहीं करती? तो एक बोर्ड होती है, एक कमेटी, उसमें कौन कौन होते हैं? जैसे हरियाणा का एग्जाम्पल लेते हैं, हरियाणा के जेल मंत्री, अब जाहिर सी बात है वो पॉलिटिकल पोस्ट है, कोई भी जो चुनाव जीतेगा अलग अलग, जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब होते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वैसे एक जेल मिनिस्टर होता है। तो होता है एक जेल मिनिस्टर, इसके अलावा होता है एक डीएम, इसके अलावा होता है उस स्टेट का डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसके अलावा होता है वो जेल का मेन जेलर, सुपरिटेंडेंट, जो भी आप कहें, जिस जेल में वो कैदी बंद है, जिसके पेरोल या फरलो पर फैसला होना है। और इसके अलावा शायद एक आध लोग होते हैं, लेकिन ये मेन होते हैं। वहाँ का जेल मंत्री, वहाँ का उस इलाके का डीएम, राज्य का डीजीपी और उस जेल का मेन जेलर, जिस जेल में कैदी बंद है, ये फैसला करते हैं। तो अब जब ये सारे ऐसे लोग फैसला करेंगे, अब मान लीजिए इनमें से अगर कोई किसी का जानकार हो, जानने वाला, और इतनी बड़ी हस्ती राम रहीम जैसा, जिसके दरबार में लोग आकर माथा टेकते हैं, तो फिर उनकी क्या हिम्मत और हैसियत कि वो उसके लिए रास्ते ना खोलें, जेल के दरवाजे ना खोलें। तो यही होता है। और अगर यही चीज़ ये होता कि इन चीज़ों का फैसला अदालत करेगी, एप्लीकेशन अदालत में जाएगा, अदालत मेरिट के हिसाब से तय करेगी कि वाकई इसे रिहा किया जाना चाहिए कि नहीं पेरोल या फरलो पे, तो शायद बहुत सारे ऐसे तो बाहर आते ही नहीं कभी। दूसरा, पेरोल और फरलो के लिए बहुत सारी नियम और शर्तें होती हैं और वजह होती है कि आप क्यों बाहर जाओगे। फैमिली में किसी की मौत हो गई, फैमिली में कोई बहुत बीमार है, कोई देखभाल वाला नहीं है, फैमिली में खेती बाड़ी है, कोई बीमार पड़ गया या मर गया, खेती बाड़ी कोई करने वाला नहीं है, फसल बर्बाद हो जाएगी उस सूरत में भी, किसी की शादी ब्याह, कोई वसीयत करना, जायदाद का बंटवारा, ये सारी चीज़ें होती है जिसको लेकर। तो इसमें कोई भी एक सही अपना एक रीज़न लिख के निकल जाता है। अब राम रहीम जो इस बार अभी बाहर आया 4 दिन के लिए, क्यों बाहर आया, वजह क्या है? क्योंकि सब लोगों ने पता किया ना कोई बीमार है, ना किसी की डेथ हुई है, ना बाकी कोई चीज़ है। एक ये भी था कि शायद अपने डेरा सच्चा सौदा उसका उत्तराधिकारी या कुछ करे, लेकिन वो भी कोई अनाउंस नहीं हुआ। हाँ, ये इतना ज़रूर हुआ है कि कल राम रहीम ने एक ऐलान किया कि अब जो उनकी ख़ास हनीप्रीत, जो बाबा की मुँह बोली बेटी भी कहलाई, बेबी भी कहलाई, उनका नया नाम रखा और नाम रखा है रूहानी दीदी। तो ये एक ऐलान हुआ। अब उसके बाद लगा है कि शायद डेरा सच्चा सौदा में वैसे भी
रूहानी दीदी या हनीप्रीत बाबा के साथ हमेशा साय की तरह, राम रहीम के साथ साय की तरह रही है शुरू से। यहाँ तक कि जब कोर्ट से जेल ले जाया गया तब चौपर में, उस चौपर में भी ज़िद करके हनीप्रीत बैठी थी। बल्कि बाबा ने एप्लीकेशन दिया था कि हनीप्रीत को मेरे साथ रहने की इजाज़त दी जाए। अब लेकिन कैसे दे सकते थे, मेल बंदी अलग रहते हैं, फीमेल अलग रहती हैं। तो ये अनाउंस हुआ, लेकिन किस रीज़न से बाहर निकाला गया, 40 दिन का पेरोल दिया गया, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने अपना पल्ला ये झाड़ के, ये कहकर झाड़ लिया कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, जेल मंत्री और बाकी जो बोर्ड थी, कमेटी थी, उसने फैसला किया है। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि चुनाव सर पर है और उसी चुनाव के दौरान में ये बाहर आया, और इससे पहले फरवरी में भी ऐन इसी वक्त जब पंजाब में चुनाव था तब बाहर निकाला गया था। तो इसलिए ये सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसे बहुत सारे, जो मैंने शुरू में कहा, लोग कैदी हैं जिनका कोई माँ बाप नहीं होता, जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनके पास अर्जी देने के लिए साधन नहीं होता, जो पेरोल के हकदार हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ पाते हैं, उनका क्या? पेरोल के लिए जो नियम है ख़ास तौर पर वो ये है, पेरोल और पहले तो फरलो में क्या फ़र्क होता है। पेरोल जैसा बताया आपको, कन्विक्टेड जो कैदी हो गया और 5 साल से उसको ज़्यादा की सज़ा हुई है, 3 साल उसने सज़ा काट ली, 3 साल के बाद फिर वो एलिजिबल होता है और उसके बाद इन्हीं सारी रीज़न, शादी ब्याह, मौत, खुशी, खेती बाड़ी, वसीयत, इसके नाम पे वो ले सकता है। साल में कहते हैं कि करीब 90 दिन का पेरोल वो ले सकता है, अलग अलग किस्तों में। कई बार 1 हफ्ते का पेरोल मिलता है, कभी 2, कभी 3, कभी 6 हफ्ते का भी, तो वो ले सकता है। लेकिन पेरोल पे वो जितने दिन तक बाहर रहता है वो उतने दिन उसके सज़ा में से कम नहीं होते, बल्कि वो काउंट होता है। मान लीजिएगा अगर वो 40 दिन बाहर रहा और उसको 50 दिन की सज़ा हुई है, तो वो 40 दिन वापस आने के बाद फिर उसको पूरा करना पड़ेगा, तो वो बढ़ता जाएगा। तो अगर आप पेरोल पे बाहर आते हैं तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपकी सज़ा में से वो घटता जाएगा, नहीं, आपको जितने दिन बाहर रहे उतने दिन और एक्स्ट्रा आपको अंदर रहना पड़ेगा आगे चलकर। हाँ, अगर आपका अच्छा बर्ताव है तो वो कुछ कम हो जाता है। फरलो और पेरोल में ये फ़र्क है कि पेरोल आपको बताया कि कम से कम 3 साल जेल में रह चुका हो, 5 साल से ऊपर की सज़ा हो, उसके बाद वो एलिजिबल है। फरलो में भी यही है कि 5 साल से ऊपर की सज़ा हो, 3 साल काट चुका हो, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ ये है कि आपका बिहेवियर जेल के अंदर है, आप बहुत अच्छा है, जेल के अंदर काम कर रहे हैं, और हर कैदियों को जेल के अंदर भी काम मिलता है और छुट्टियाँ भी मिलती हैं। तो आपके बेहतर आचरण और बाकी चीज़ों को देखते हुए फरलो पे आपको शॉर्ट टर्म पीरियड में रिहा किया जाता है। जैसे पेरोल 6-6 हफ्ते का मिल सकता है, 40 दिन का भी एक साथ मिल सकता है। फरलो इतना लंबा नहीं मिलता, शॉर्ट में मिलता है, छोटा, हफ्ता, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन फरलो में ये है कि आप जितने दिन बाहर रहते हैं, आपकी वो जो सज़ा है वो बाहर रहने वाले दिन उसमें काउंट होते हैं, मतलब आपको एक्स्ट्रा फिर नहीं रहना पड़ता है। तो ये फ़ायदा होता है, वो आपके उसी में जोड़ा जाता है, क्योंकि वो आपकी छुट्टियों का हिसाब किताब उसमें एडजस्ट करते हैं। इन दोनों में ये फ़र्क है, फरलो में या पेरोल में। लेकिन जिस तरीके से कई लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, उसको देखते हुए कुछ लोगों ने पिटीशन भी दाखिल कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेके कुछ गाइडलाइंस भी जारी कर रखे हैं। स्टेट से कहा है कि देखना चाहिए कि आपको कहाँ देना चाहिए और कहाँ नहीं देना चाहिए। अब जैसे पेरोल और फरलो में भी एक साफ साफ लिखा हुआ है कि एक ऐसा कैदी जिसके ऊपर बेहद संगीन इल्ज़ाम हो, जिस संगीन जुर्म में वो अंदर आया हो, जैसे देशद्रोह का मामला, जैसे रेप के साथ मर्डर करने का मामला, साफ साफ कहा गया है। ये कानून नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से डायरेक्शन है। ऐसे लोगों को पेरोल और फरलो पर कभी बाहर नहीं करना चाहिए। जिन्होंने रेप भी किया और फिर रेप के बाद मर्डर किया, जिनके ऊपर देशद्रोह का मामला है, जिनके ऊपर आतंकवादी साजिशों में शामिल होने का मामला है, जो देश की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर के लिए ख़तरनाक है, उनको ये पेरोल और फरलो नहीं देना चाहिए, और साथ ही रेपिस्ट कम मर्डर को भी। लेकिन वही है कि हर स्टेट अपने सुविधा के हिसाब से, जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, इन सब जगह पे जेल मैनुअल वैसी है जो हरियाणा वाला मामला है पेरोल और उसको लेकर। दिल्ली का अलग है, यूपी का अलग है, बंगाल का अलग है। तो स्टेट ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से ये सारी चीज़ें बना रखी हैं। लेकिन जब तक ये नेताओं के हाथों में रहेगी, नेता इसका फैसला करेंगे किसे फरलो देना है, किसे पेरोल देना है, तो फिर भाई भतीजावाद भी होगा, बेईमानी भी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें ये देखना चाहिए कि किन लोगों को कब, जो बड़े लोग हैं, असरदार लोग हैं, रसूख वाले हैं, उनको आसानी से इतनी बार वो फिर सज़ा किस बात की होगी जब आप 5-5 बार 2-2 साल में आप बाहर आ रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं,
वीडियो संदेश दे रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं, चुनाव के लिए आप लोगों को बताएं भी रहे हैं कि कैसे क्या करना है, और फिर जेल जा रहे हैं। और जब बाहर आ रहे हैं तो उसमें भी देखिए कि बहुत सारे ऐसे नेता राम रहीम के आगे फिर दरबार में जाकर सर झुका रहे थे। दो अपनी ही आश्रम की साध्वियों का जिसके ऊपर रेप के लिए 20 साल की सज़ा हुई है, और दो जिसके हाथ खून से रगे हुए हैं, 2 लोगों के, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कायदे से ऐसा होना नहीं चाहिए। और जब इस तरीके से धुआंधार पेरोल और फरलो अगर लोगों को मिलता रहे, और ऐसे लोगों को, तो वो फिर सवाल उठाता है। दूसरा, बेशक रेप कम मर्डर नहीं है, लेकिन रेप भी है और मर्डर भी है। तो ऐसे मामले में, और ख़ासतौर पर ऐसे मामले में जिसमें मतलब एक डेरा सच्चा सौदा का जो प्रमुख, जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स, ऐसे लोग जब अपने भक्तों की आस्था को तोड़ते हैं और फिर उसके बाद उनको इस तरीके से नेताओं की वजह से आसानी से फरलो और पेरोल मिल जाता है, तो ये गलत मैसेज जाता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। खैर, आज इतना ही। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले आज दीपिका प्रभाकर, इनका आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दीपिका जी। और ये मयंक प्रभाकर जी की पत्नी है। इसके अलावा निधि चित्तौड़िया, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे निधि। और सावन वर्मा ने भेजा है। साथ ही अविनेश कुमार का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अविनेश। इसके अलावा आधी राज, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आधी। और मधुलिका के बेटे हैं ये। साथ ही प्रफुल्ल लाल का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रफुल्ल। अनिल भाईक, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनिल भाईक। और ये अश्वनी जी के पति हैं। साथ ही दिव्यांश कुमार, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दिव्यांश। और गुड्डू कुमार ने भेजा है। साथ में साहिब नूर कौर धीर, इनका भी आज जन्मदिन है। खूबसूरत नाम है, साहिब नूर कौर धीर। और ये गुरविंदर जी और जसमीत जी, और साथ में मनप्रीत कौर जी ने भेजा है। तो आज इतना ही कहानी में। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।